हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज की वीडियो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग इंसाइट से। जैसे कि हमें मालूम है कि अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इमर्ज्ड इन ओशंस अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह से अर्लीस्ट प्लांट्स आल्सो यूज्ड टू लिव इन वाटर। ग्रेजुअली प्लांट्स की स्पीसीज ने वाटर से लैंड पे मूव करना शुरू किया। अब सवाल यह जहन में आता है कि जब प्लांट्स ओशन में रह रहे थे तो उन्हें लैंड पे ग्रो करने की क्यों जरूरत महसूस हुई। चलिए मैं आपको बताता हूं। ओशंस की डीपर लेयर्स में सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, इसलिए ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर अनएबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड हेंस दे फेस डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। इसके अलावा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज सल्फर, phosphorus, nitrogen, etc. also lack in the depths of water bodies. These nutrients are used by plant species for their growth and survival. जबकि ये दोनों चीजें लैंड पे abundantly मौजूद थी। इसी वजह से प्लांट्स ने अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए जमीन पे भी आबाद होना शुरू किया। लेकिन जरा ठहरिए, वाटर से लैंड पे ग्रो करने का एवोल्यूशनरी प्रोसेस इतना आसान नहीं था। ओशंस और लैंड पे लिविंग कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए दोनों जगहों पे सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। वाटर इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओशंस या वाटर बॉडीज में रह रहे होते हैं तो वाटर की शॉर्टेज के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि लैंड पे वाटर इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स which are very essential for the autotrophs are also present abundantly in oceans and water bodies. These autotrophs prepare their own food and also serve as the source of supply for oxygen for other marine organisms. जब प्लांट्स ने लैंड पे ग्रो करना शुरू किया तो उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत महसूस हुई जिनके जरिए वो अपने एनवायरनमेंट से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अब्सॉर्ब कर सकें। अगली बात यह कि ओशंस में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह यह है कि वाटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी। मतलब यह कि वाटर कैन टेक इन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विदाउट चेंजिंग इट्स ओन टेम्परेचर। इसी वजह से वाटर बॉडीज का टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता और लाइफ फॉर्म्स को ग्रो करने के लिए एक यूनिफॉर्म और स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। अब लैंड पे टेम्परेचर इतना कांस्टेंट नहीं रहता, इवन दिन और रात के टेम्परेचर में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स फर्स्ट मॉडिफाइड देमसेल्व्स स्ट्रक्चरली फॉर एम्फीबियस हैबिटेट्स एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स कंप्लीटली फॉर टेरेस्ट्रियल मीनिंग लैंड हैबिटेट्स। क्योंकि ब्रायोफाइट्स लैंड पे ग्रो करने वाले पहले प्लांट्स थे, इसलिए इनकी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आज हम उन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस पे बात करते हैं जिन्होंने इन प्लांट्स के सर्वाइवल को लैंड पे यकीनी बनाया। ब्रायोफाइट्स डेवलप्ड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू सर्वाइव ऑन द लैंड। नंबर 1, राइजोइड्स फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नंबर 3, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4, हेटेरोगमी। नंबर 5, protection of reproductive cells. Number 6, formation of embryos. चलिए इन सब मॉडिफिकेशंस को बारी बारी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन है डेवलपमेंट ऑफ राइजोइड्स फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। अभी हमने ऊपर बात की कि जमीन पे पानी इतनी अबंडेंस में प्रेजेंट नहीं होता जितनी अबंडेंस में ओशंस में होता है। तो अगर प्लांट्स जमीन पे रह रहे हैं तो वहां से पानी कैसे हासिल किया जाए? तो प्लांट्स को अब ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत है जिनसे वो जमीन से पानी हासिल कर सकें। ब्रायोफाइट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। सवाल यह आता है कि व्हाट आर राइजोइड्स? राइजोइड्स रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट बॉडी को सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करने में मदद देते हैं।
प्लांट्स इनके जरिए सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है. सो बाय डेफिनेशन, rhizoids are long filamentous extensions of cells of the lower surface of thallus. Thallus bryophytes की plant body को कहते हैं. Structure of rhizoids is long and they are very much like filaments, जिसकी वजह से इनका surface area भी ज्यादा होता है, which help in maximizing water absorption from soil. Second adaptation है conservation of water, जिसका मतलब है वाटर को प्लांट बॉडी में रिटेन रखना. ब्रायोफाइट्स ने वाटर एब्जॉर्प्शन का मसला तो राइजोइड्स के जरिए हल कर लिया. अब उस अब्सॉर्ब्ड वाटर को प्लांट बॉडी में रिटेन रखना भी एक चैलेंज था, क्योंकि लैंड एनवायरनमेंट में वाटर बॉडीज की तरह वाटर 24/7 अवेलेबल नहीं होता. ब्रायोफाइट्स ने 2 तरीकों से इस चैलेंज को स्मार्टली ओवरकम किया. लेकिन कैसे? इसको समझने के लिए हम मार्केंशिया थैलस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं. मार्केंशिया थैलस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लिवरवर्ट्स. फर्स्ट, their thallus, meaning plant body, is many cells thick. As we can see, not all the cells are directly exposed to outer atmosphere. Only a small percentage of cells are exposed. Hence, drying effects due to outer environment are reduced. Secondly, uppermost row में present cells की outermost layer is covered with cuticle. Now, what is cuticle and why is it present on the outermost layer of cells? Cuticle is a non-cellular layer of wax-like substance called cutin. अब wax-like substance पढ़ के क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे वाटर की इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? चलें, मैं आपको हिंट देता हूं. वैक्स लाइक सब्सटेंसेस रिपेल वाटर. अब जरा सोचिए, अगर किसी वैक्स लाइक सब्सटेंस की कोटिंग सेल्स की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो, तो क्या उन सेल से वाटर आसानी से इवेपोरेट हो सकेगा? सर्टेनली नहीं, क्योंकि क्यूटिन बीइंग अ वैक्स लाइक सब्सटेंस विल रिपेल वाटर एंड हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. इसीलिए क्यूटिकल की प्रेजेंस ब्रायोफाइट्स के लिए वाटर की स्टोरेज में बेनिफिशियल साबित हुई. हेंस ब्रायोफाइट्स ने एक तरफ अपनी प्लांट बॉडी के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के जरिए ड्राइंग इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया और दूसरी तरफ क्यूटिकल के थ्रू इवेपोरेशन रेट को कंट्रोल किया. These measures enabled bryophytes to conserve maximum water. आगे बढ़ते हैं absorption of कार्बन डाइऑक्साइड पे. ऑटोट्रॉफ्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत होती है. ओशंस में इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड प्लांट्स कैन गेट इट फ्रॉम देयर. बट इन लैंड हैबिटेट देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू अब्सॉर्ब इट फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट्स. मार्केंशिया थैलस की अपर सरफेस में पोर्स यानी कि ओपनिंग्स होती हैं. इन पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एयर चेंबर्स में एंटर होती है, जहां फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये फोटोसिंथेटिक सेल्स अपनी वेट सरफेसेस के थ्रू इसे अब्सॉर्ब करते हैं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में जाती है और गैसियस एक्सचेंज होता है. इस पॉइंट पे आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए कि ये पोर्स जो थैलस की अपर सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनके जरिए अब्सॉर्ब्ड वाटर भी तो इवेपोरेट हो सकता है और प्लांट्स को ड्राइनेस जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है. जी हां, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्लांट्स के पास राइजोइड्स भी मौजूद हैं, जो कि इस इवेपोरेटेड वाटर को रिप्लेस करते हैं और प्लांट को ड्राइनेस से बचाते हैं. आज की इस वीडियो में बस हम इधर ही रुकते हैं, लेकिन अगली वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको इन 3 अडैप्टेशंस का एक ब्रीफ रिकैप देता चलूं. सबसे पहले हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स डेवलप्ड राइजोइड्स टू अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, which was essential for their growth requirements. This is how they solved the problem of water shortage on land. Next, they reduced the number of cells on the uppermost layer of their thallus and covered them with cuticle so that evaporation of water is reduced. This is how they ensured maximum conservation of water.
They also developed pores in the uppermost layer of cells so that carbon dioxide from the outer atmosphere can reach the photosynthetic cells inside plant body. अब आप इन अडेप्टेशंस को अच्छे से समझें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ब्रायोफाइट्स की मजीद अडेप्टेशंस के साथ, जिन्होंने इन प्लांट्स के सर्वाइवल को टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यकीनी बनाया।